एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेट सेट कुनाल यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2020 एंड जून 2021 ये मार्च साइकिल को। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग शिफ्ट 2 डिस्कस करें, ज्योग्राफी पेपर 2। शिफ्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, शिफ्ट 2 का पार्ट 1 भी अपलोड कर चुके हैं हम लोग। और आज जो है हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, 21 से लेकर 40 क्वेश्चंस। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये कंसेप्ट किसने दिए हैं? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, हेटनार, कार्ल रिटर एंड पास्कल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। ओके, कार्ल रिटर ने आपका मैं बता दूं, इनका जो बुक है, इम्पोर्टेंट बुक, ठीक है, याद रखिएगा, 8 कुंडे। ये बहुत ही फेमस बुक है और इस बुक के ऊपर जो है बहुत सारा क्वेश्चंस भी बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 8 कुंडे। ओके, और हम्बोल्ट का जो एक बुक है बहुत ही फेमस, वो है कॉस्मोस। ठीक है, और हम्बोल्ट जी ने, आपको मैं बता दूं, हम्बोल्ट का जो ये कंसेप्ट है यूनिटी इन नेचर। ठीक है, यूनिटी इन नेचर और यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, ये जो कंसेप्ट है दोस्तों डेवलप किया था कार्ल रिटर जी ने। ठीक है, हम्बोल्ट का यूनिटी इन नेचर है और आपका कार्ल रिटर का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर दिए गए, देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और कार्ल रिटर को भी बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी या फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोला जाता है। ठीक है, को फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। इनका बुक देखिए कॉस्मोस, और इन्होंने टर्म कॉइन किया था परमाफ्रोस्ट। ये जो परमाफ्रोस्ट टर्म है दोस्तों, इन्होंने ही कॉइन किया था और ये यहाँ से क्वेश्चंस बनता है परमाफ्रोस्ट से। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इनका जो कंसेप्ट था यूनिटी इन नेचर, कार्ल रिटर का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, और कार्ल रिटर जो है सपोर्टर था टेरियोलॉजिकल अप्रोच का, और इनका बुक जो है 8 कुंडे। ठीक है, बहुत ही फेमस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ मीटिंग रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को अरेंज करना होगा सिक्वेंशियली। तो कौन सी ईयर में कौन सा जो है प्रोटोकॉल वगैरह आया, सबमिट आया, रिपोर्ट आया, तो यहाँ पर ईयरली हम लोग को अरेंज करना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। COP 21 ये जो है आपका, ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पेरिस एग्रीमेंट से भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ओके, पेरिस में, तो इसके नाम से जाना जाता है। और ये 2015 में हुआ था। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, देन आरसीईपी 1992 में। ठीक है, आईपीसीसी रिपोर्ट ये आप 1990 में हुआ था। यहाँ पर देखिए, ये जो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंशियल आंसर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये देखिए 2015 में आया COP 21 सबसे लास्ट में होगा। देखिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, सिर्फ 1 नंबर ऑप्शन में ही है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पर। और फर्स्ट आर समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी पहले आ गया, ये बाद में चला गया लास्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा CBD। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो देखिए यहाँ पर फंगल ग्रुप दिया गया है, यानी बार्स वगैरह दिया गया है। यहाँ पर देखिए बार्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, तो इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा एंडेमिक यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज है? तो इनमें से देखिए फंगल, यहाँ पर ये जो है एम्फीबियंस, ऑप्शन नंबर यही होगा आंसर। ठीक है, एम्फीबियंस ऑलमोस्ट देखिए 32% जो है यहाँ पर एंडेमिक यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके अनुसार देखिए यहाँ पर रेड डेटा लिस्ट दिया गया है, रीजनल रेड लिस्टिंग गाइडलाइंस। देखिए 12% जो है बर्ड स्पीसीज एंडेंजर्ड है। देन देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज है, देखिए 23% मैमल्स है, 31% यहाँ पर जिम्नो
स्पर्म से, ठीक है। देन इसके बाद आपका 32% हो जाएगा एम्फीबियंस स्पेसीज। ओके, तो यहाँ पर बाकी सब देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एम्फीबियंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच वन इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैटेलाइट सेंसर्स इन टर्म्स ऑफ हाई रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सैटेलाइट सेंसर्स को हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू इन टर्म्स ऑफ हायर रेजोल्यूशन, यानी सबसे बढ़िया रेजोल्यूशन के अनुसार जो है हम लोग को अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर असेंडिंग बोला गया है, यानी लो टू हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है, लो टू हाई, या इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से लो है, यहाँ पर हाई है, ठीक है, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नीचे कौन सा आएगा एट फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए RBM ऑफ सैटेलाइट, TM ऑफ सैटेलाइट, देन लिस्ट 2 ऑफ IRS ऑन सी, पैन ऑफ आइकोनोस 2। तो RBM ऑफ सैटेलाइट एंड थीमेटिक मैपिंग, ये जो है आपका सैटेलाइट, ये इन दोनों का दोस्तों रेजुलेशन हाई है, ठीक है, लेकिन रेजुलेशन मतलब कम है, सॉरी हाई नहीं है, लो रेजुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 40 मीटर है, 36 मीटर करके ले रहा है एरिया, ठीक है, रेजुलेशन। तो जिसका आपको मैं बता दूं, जिसका दोस्तों ये मीटर्स ज़्यादा होगा उतना ही रेजुलेशन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो रेजुलेशन आएगा वो है D पैन ऑफ आइकोनोस, ठीक है, आइकोनोस का सबसे बढ़िया आएगा, देखिए 1 मीटर जो है एरिया कवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डी कौन सा ऑप्शन में है, 2 and 4 में। देन लैंड साइड का देखिए RBM ऑफ लैंड साइड, यहाँ पर देखिए लैंड साइड 3 में जो है RBM अटैच है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है। तो इसका देखिए रेजुलेशन जो है 40 मीटर तक ले रहा है, तो इसका सबसे कम होगा इस ऑप्शन से। तो यहाँ पर 2 पे आ जा रहा है, देखिए आंसर 2 पे ये है और लास्ट में D है। बाकी 2 ऑप्शन देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। देन इसके बाद C आएगा, ठीक है, C देखिए यहाँ पर लिस्ट 2 ऑफ IRS 3, यहाँ पर 36 मीटर आ रहा है, और थीमेटिक मैपिंग ऑफ लैंड साइड है जो है ये आपका 15 मीटर आ रहा है, ठीक है। देन आपका पैन आइकोनोस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये रेजुलेशन वगैरह UGC नेट की एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियंस। तो ओशिनोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओशियन में, ठीक है, ओशियन की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द सन रेज हैव नो इफेक्ट बिलो 600 फीट। तो ये सही है, एक 600 फीट इजिकल टू आपका हो जाएगा अराउंड 180 फीट या 180 मीटर, सॉरी। तो देखिए आपको पता होगा कि 40 जोन होता है जो वाटर में, ओशियन में, यानी डेप्थ 200 मीटर तक जो तो 40 जोन होता है, यानी सनरेज पहुंच पाता है। इसके बाद दोस्तों सनरेज नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये सही है, ज़्यादा जो है यहाँ पर इफेक्ट नहीं होता सनरेज का 60 फीट के नीचे, बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर लार्ज पार्ट ऑफ सी इज रिलेटिवली कोल्ड। ये भी सही है, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द ओशियन सही है, आपका वाटर कोल्ड रहता है, बस सरफेस वाटर स्पेशली इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स दे आर द वार्म, बट बिलो द सरफेस वाटर यानी सब सरफेस वाटर एंड डेप्थ वाटर दे आर कोल्ड, आपको पता होगा, ठीक है। बस जो सरफेस वाटर होता है वही गर्म होता है, बाकी जो डीपर वाटर होता है कोल्ड रहता है, ये बिल्कुल सही है। सी देख लेते हैं, 80% वाटर इन ओशियंस हैज़ ए टेम्परेचर परमानेंटली बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी सही है, देखिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अराउंड 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है। तो 4. यहाँ पर सही बोला गया है क्योंकि देखिए 80% जो वाटर होता है 4 डिग्री या 5 डिग्री से नीचे ही होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो ये भी सी हम लोग को सही मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ऑप्शन बचा हुआ है डी, द वर्टिकल रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इज़ द सेम। ये सही नहीं है क्योंकि इक्वेटर और पोल में टेम्परेचर डिक्रीज होने का जो ये होता है रेट होता है, ये सेम नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट जगह में डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी ओनली, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द GIS based map can be
यहाँ पर देखिए अपडेटेड, एडिटेड, डिस्प्लेड, व्यूड इन गूगल वेब पोर्टल, ये चारों किया जाता है। ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु एमंग द फॉलोइंग वेर द बिलीवर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की सपोर्टर कौन है, यानी बिलीवर कौन है, यहाँ पर पूछा गया बेसिकली। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, चार्ल्स डार्विन, हम्बोल्ट, रैडजल, ईसी सैम्पल एंड वाइडल डे ला ब्लाच। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। देखिए इसमें इनमें से चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, हम्बोल्ट हो जाएगा, रैडजल होगा, ठीक है, ईसी सैम्पल भी होगा, ठीक है। एक ऑप्शन जो बाद जा रहा है इसको नहीं ले सकते, वो है ब्लाची, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ए बी सी डी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर तो देखना पड़ेगा कौन सा होगा, 1 मिनट। बी जहाँ पर है वहाँ पर ई भी है, यानी ब्लाची भी है, ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर डी भी हो रहा है। यहाँ पर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मेन जो सपोर्टर वो है सैंपल, सैंपल को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सैंपल को लेना पड़ेगा, मतलब हम लोग को डी वाला यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 को लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ए बी सी सॉरी ए सी डी ओनली, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस बार का जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जो ये सब जो ऑप्शंस दिए हैं बहुत ही ट्रिकी दिए हैं, और इतने दिए हैं जो उसमें उसके अंदर भी बहुत सारा जो है इनकरेक्ट ऑप्शंस भी दिए गए हैं, यानी एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन अभी जो है ऑप्शंस इतना डिफिकल्ट करके दे रहे हैं कि एलिमिनेट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम में, ठीक है, कीजिएगा आंसर एलिमिनेट, ठीक है। जो आंसर करेक्ट होगा बहुत सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के देखिए आंसर के अंदर बहुत सारा ट्रिक यहाँ पर इंक्लूड करके रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सपोर्टर ऑफ द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यहाँ पर चार्ल्स डार्विन, हम्बोल्ट, रैडजल सब कुछ आएगा, सैंपल भी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस की वजह से सब नहीं ले पाए, बस ऑप्शन नंबर 1 ले पाए, ठीक है। डी को नहीं छोड़ पाए क्योंकि इसी सैंपल को लेना ही पड़ेगा। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मेन जो सपोर्टर है, मेन प्रोपोनेंटर जिसको कह सकते हैं, इसी सैंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर एलिमेंट्स एसोसिएटेड नहीं है, आई वॉल्स, स्पाइरल बैंड्स, एनुलर बैंड्स एंड एकमैन स्पाइरल्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एकमैन स्पाइरल्स। तो ये एकमैन स्पाइरल्स अलग चीज़ है, यहाँ पर देख लेते हैं। एकमैन स्पाइरल्स ये नाम रखा गया है स्वीडिश साइंटिस्ट वैगन वाल्फ्रिड एकमैन, इनके नाम के अनुसार। इन्होंने फर्स्ट थ्योरी दिया था 1902 में। एकमैन की देखिए एकमैन थ्योरी, एकमैन स्पाइरल एक्चुअली कंसेप्ट इन्होंने बताया था कि ये किसके वजह से होता है। देखिए एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरलिस इफेक्ट, कोरलिस इफेक्ट जो होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसके वजह से जो है उसके कॉन्सिक्वेंट में ये एकमैन स्पाइरल ये जो क्या कहते हैं इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, इसके वजह से होता है, कोरलिस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, व्हेन सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव बाय द फोर्स ऑफ विंड, जब सरफेस वाटर ओशियन में या सी में जो सरफेस वाटर होता है जो मूव करता है 90 डिग्री में, ठीक है, 90 डिग्री में मूव कर रहा है। यहाँ पर सपोज कीजिए रोटेशन ऑफ द अर्थ नहीं है, यानी कोरलिस इफेक्ट नहीं है, तो 90 डिग्री में चल रहा है वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, जो सरफेस वाटर चल रहा है बाय द फोर्स ऑफ विंड, अब वो जो सरफेस ये है वाटर है, अब क्या करता है, वो डीपर जो सरफेस वाटर है, ठीक है, उसके नीचे जो वाटर है, ठीक है, उसको भी फोर्स करता है या ड्रैग करता है, ठीक है, टू मूव। यहाँ पर देखिए व्हेन सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव बाय द फोर्स ऑफ विंड, ओके, देन they in turn drag deeper layers of water molecules below them। तो एक क्या करता है, सरफेस वाटर जो जब मूव करेगा उसके अनुसार जो है सरफेस लेयर, सब सरफेस लेयर वाटर को भी ड्रैग करेगा, यानी खींचेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये जो 90 डिग्री में आपका वाटर चल रहा है ड्यू टू कोरलिस इफेक्ट, अब क्या होगा, ये 45 डिग्री में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री में। यहाँ पर देखिए Ekman transport causes the surface layer of water to move
एट अबाउट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ विंड 90 डिग्री में है, लेकिन वाटर मूव कर रहा है 45 डिग्री में। ठीक है, and the friction between the layer and the layer beneath it causes the successive layers to move in the same direction। ठीक है, लेयर के नीचे जो लेयर है वो भी प्रयास करेगा कि वो भी 45 डिग्री में मूव करे। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन ए स्पाइरल वाटर मूवमेंट डाउन द वाटर कॉलम। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 45 डिग्री में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो है आपका लॉरेंज कर्व। ठीक है, जो कि इनइक्वालिटी शो किया जाता है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो इनइक्वल वाइज होता है, यानी इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, वो चीज़ हम लोग शो किए करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ होता है। ठीक है, वो होता है आपका लॉरेंज कर्व। मे भी इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में होगा एक क्वेश्चन, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा 45 डिग्री में दो चीज़ होता है। ठीक है, एक आपका एक मैन स्पाइरल, ठीक है, और एक आपका लॉरेंज कर्व। ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस। ठीक है, ग्लोबल जो रेडिएशन बैलेंस होता है यानी हीट बैलेंस जो होता है, उनमें से कौन सा फिनोमेना एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व्ड। अच्छा, देख लेते हैं, पायरोनोमीटर, एनीमोमीटर और अल्बेडो है, देन सेंसिबल हीट। ओके, तो यहाँ पर हीट बैलेंस नहीं है, रेडिएशन बैलेंस दिया गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पायरोनोमीटर ये चीज़ अलग चीज़ है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है पायरोनोमीटर, जो कि अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो आता है अर्थ में, उसको मेजर करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और एनीमोमीटर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट, जो कि विंड की स्पीड मेजर किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, विंड स्पीड मेजर किया जाता है एनीमोमीटर। अल्बेडो, ठीक है, ग्लोबल रेडिएशन से इन्वॉल्व है। सेंसिबल हीट ये भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। ठीक है, ये बी देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 पे ही है। यहाँ पर देखिए ये बी, इसका आंसर हो जाएगा ए बी। अच्छा, यहाँ पर पायरोनोमीटर एंड एनीमोमीटर भी दिया गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द सी प्लेन्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट बिटवीन। तो सी प्लेन जो होता है, डीप सी प्लेन्स, कहाँ पर एब्सेंट होता है, कौन सी लैटिट्यूड रीजन में। तो देखिए 20 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, देन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 40 टू 50 साउथ लैटिट्यूड। पूरा सब की यहाँ पर चारों ऑप्शन साउथ लैटिट्यूड से ही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह देखने को मिलता है इन अंटार्कटिका रीजन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, arrange the given regions states in ascending order of wind and cyclone damage risk zone। तो wind प्लस उसके साथ एक चीज़ वार है, साइक्लोन डैमेज रिस्क जोन। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को देखना पड़ेगा, रिस्क जोन सबसे हाईएस्ट टू लो देखना पड़ेगा। ठीक है, असेंडिंग नहीं, सॉरी, लो टू हाई देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग दिया गया है। ठीक है, तो विंड एंड साइक्लोन डैमेज रिस्क जोन के अनुसार देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दिया गया है, राजस्थान, मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एक्सेप्ट कोस्टल एरिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए विंड एंड साइक्लोन डैमेज रिस्क सबसे ज़्यादा होता है आपका कोस्टल रीजन में, स्पेशली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा एंड द वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 के अंदर जो है आंसर होगा, 50-50 यहाँ पर अभी आंसर पॉसिबिलिटी है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, एनटीए ने जो आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर 3 दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी को एट फर्स्ट सबसे कम इसमें लिए हैं। ठीक है, लो रिस्क जोन में लिए गए हैं कर्नाटका को, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरिया नहीं लिए गए हैं। देन इसके बाद लिए गए हैं महाराष्ट्र को, देन राजस्थान,
राजस्थान में मे बी विंड की वजह से लिए गए हैं शायद, ठीक है, विंड रिस्क जोन शायद लिए गए हैं। देन इसके बाद आपका महाराष्ट्र, सॉरी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओके, डी, सी, बी एंड ए। Next question, question number 32. Which of the following is not an appropriate strategy used to promote qualitative research validation? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि appropriate strategy नहीं है to promote qualitative research validation? ओके, इसका देख लेते हैं ऑप्शंस। peer review, triangulation method, extended field work and random validation of assignments। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, random validation of assignments। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 गोल्स ऑफ नेशनल वाटर मिशन एंड टर्म्स। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सी वाटर मिशन से कौन सी जो है आपका आइटम्स जो है यानी उसका ऑब्जेक्टिव्स मैच कर रहा है गोल के साथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं गोल नंबर 1। ओके, गोल नंबर 1 पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस, ठीक है, फर्स्ट डेटाबेस आ जाएगा। देन आपका 2 में आ जाएगा वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन बाय प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शंस। देन 3 में आ जाएगा आपका 2, दैट इज अटेंशन टू वल्नरेबल एरियाज। एंड गोल नंबर 5, यहाँ पर गोल नंबर 4 नहीं दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। गोल नंबर 5 में देखिए बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये यहाँ पर जो डी दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गोल्स दिया गया है नेशनल वाटर मिशन का, 5 गोल दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में भी दिया गया है, ठीक है। तो 5 गोल्स एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेंट्रल प्लेस मॉडल? सेंट्रल प्लेस मॉडल कौन सी ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शंस, ए स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बन एंड आउटलाइंग एरियाज बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सही है, ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही चीज़ जो है अर्बन सेंट्रल प्लेस मॉडल में इन्होंने दिखाया था। क्रिस्टलर, वाल्टर क्रिस्टलर ने 1933 में ये कंसेप्ट दिया था, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इन्होंने 3 प्रिंसिपल भी बताया था, K3, K4 एंड K7। K3 दैट इज मार्केटिंग, K4 इज द ट्रांसपोर्ट एंड K7 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ और भी याद रखना होगा, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल प्लेस थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना होगा, देखिए ये वाला थ्रेशोल्ड एंड रेंज ऑफ द गुड्स, ये दोनों चीज़ क्या है आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो रेंज ऑफ द गुड्स क्या है दोस्तों? देखिए, रेंज ऑफ द गुड्स इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पीपल आर विलिंग टू ट्रैवल टू यूज अ सर्विस। कोई भी सर्विस को यूज करने के लिए लोग जो है उस सेंटर में या उस दुकान में या वो इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस कैन ट्रैवल, ठीक है, ये होगा आपका रेंज। और थ्रेशोल्ड क्या है? यहाँ पर ये जो डार्क पोर्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपका थ्रेशोल्ड एरिया है। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड वो है चीज़ है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर सर्विस चलाने के लिए मिनिमम जो पॉपुलेशन चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए वो सर्विस सपोर्ट करने के लिए, अगर वो मिनिमम पॉपुलेशन नहीं हो तो उस सर्विस जो है नहीं चलेगा। यानी आपका दुकान हो या इंडस्ट्री हो या कुछ भी कॉम्प्लेक्सेस हो, शॉपिंग मॉल्स हो, कुछ भी, ठीक है, अगर वो मिनिमम पॉपुलेशन ना जाए तो आपका जो है शॉपिंग सेंटर्स या कुछ भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको थ्रेशोल्ड बोला जाता है। यहाँ पर जितना देखिए यहाँ पर देखिए मिनिमम पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए सब उस सर्विसेज को। और रेंज जो है मैक्सिमम जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर सके लोग, मतलब उसका जो है एक विलिंग पावर है, या जो भी सर्विस दे रहा है, कोई भी आपका इंडस्ट्री हो या शॉपिंग मॉल हो या कुछ भी हो, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर सर्विस बहुत बढ़िया देता है तो दूर दूर से लोग आता है सर्विस लेने के लिए, ठीक है, उसे रेंज ऑफ द गुड्स बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। +3 जो प्रिंसिपल्स है इनका, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल्स जिसे ट्रैफिक प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, ये तीनों जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ की रिगार्डिंग, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है यहाँ पर, तो वही चीज़ हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट दोनों ही देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट, steady growth in real incomes of people in the world has contributed to growth of tourism, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, increased desire of the people to experience different cultures and landscape has contributed to tourism growth over time, ये भी सही है। many countries have heavily invested in development of tourism infrastructure to encourage tourism, ये भी सही है। ए बी सी हम लोग को सही मिला है। डी एंड ई देख लेते हैं, देयर आर लिटिल रेंज ऑफ डेस्टिनेशन ओपन फॉर मिडिल इनकम ग्रुप ट्रैवलर्स, ये सही नहीं है, इनकरेक्ट यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर मिडिल इनकम ग्रुप ऐसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं रहता है इसमें। टूरिस्ट एक्टिविटी जो टूरिस्ट प्लेस होता है यानी अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर इनकम ग्रुप की यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, तो यहाँ पर इनकरेक्ट ये मिला है। तब इसके बाद देख लेते हैं, पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज नाउ डोमिनेट द ग्लोबल टूरिज्म, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेवलपिंग कंट्रीज डोमिनेट करेगा कैसे भाई, ये भी नहीं, सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी एंड ई आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर मतलब इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, इनकरेक्ट तो यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर क्यों रैपिड ग्रोथ होता है, ठीक है, बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पर आईटी सेक्टर ग्रोथ हो गया, ठीक है, ग्रो हो गए साउथ इंडिया में। इसका दोस्तों कारण पूछा गया है, यानी कौन सी ऑप्शन जो है स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज़, तो देख लेते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, गुड गवर्नेंस, ये तो होगा ही, गुड गवर्नेंस। देन इसके बाद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, ये भी होगा। लार्ज नंबर ऑफ हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये भी सही है। लोअर लेबर कॉस्ट, ये सही नहीं है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये भी सही नहीं। फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस है ना दोस्तों, ए बी सी, ये तीनों देखिए, फर्स्ट 3 ए बी सी तीनों सही है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 2 लिस्ट अरब जियोग्राफर एंड बुक्स, तो यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा जियोग्राफर के साथ बुक्स, कौन सी जियोग्राफर कौन सी बुक दिए हैं वही अरेंज करना पड़ेगा बेसिकली। अल मसूदी का जो किताब फेमस किताब है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 किताब मुरज अल दहाब, ठीक है। देन अल इद्रीसी का किताब हो जाएगा यहाँ पर D4 पे, कैबुला रियाना, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर गलत हो सकता है। अल बिरूनी का आपको सब लोगों का पता है, किताबुल हिंद एंड इब्ने खल्दून का मुकद्दिमा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मुकद्दिमा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड बहुत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4 एंड 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1 पे है, देखिए यहाँ पर, ये इज़ द करेक्ट आंसर। The next question, laminar flow of air refers to, laminar flow of air क्या है, movement of particles in wall direction, movement of particles in one direction, ये wall था, ये one है, ठीक है। then इसके बाद deflection in the direction of surface winds, decrease of air pressure between 2 isobars, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, movement of एयर पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए लेमिनार एयर फ्लो इज डिफाइंड एज एयर मूविंग एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन विथ नो और मिनिमल क्रॉस ओवर ऑफ एयर स्ट्रीम्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, तो ये रहा आपका डिग्री साइन। 45 डिग्री यूज्ड फॉर मेजरिंग इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड। तो देखिए मैंने आपका जब एकमैन ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर पढ़ा है, आपको एकमैन स्पाइरल दिखाया, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये आपका इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉरेंज कर्व वाला, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। इसका देखिए ये जो लाइन यूज होता है इनइक्वालिटी शो कराने के लिए, मेजर करने के लिए, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंज कर्व। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री यूज होता है दोस्तों, ये रहा आपका लॉरेंज कर्व। ये लॉरेंज कर्व दोस्तों दिए हैं मैक्स और लॉरेंज इन 1905 में, 1905 में इन्होंने दिया था ये, ठीक है। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये बेसिकली प्रेजेंट यूज होता है फॉर प्रेजेंटिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो आपका लाइन है नीचे, यहाँ पर दोस्तों क्या शो किया जाता है, देखिए क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकम, और यहाँ पर देखिए क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये रहा आपका 45 डिग्री, ठीक है, लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में, लॉरेंज कर्व। So next question number 40. This is the last question of this lecture. Environmental determinism was criticized and opposed by। environmental determinism concept को किसने criticize and oppose किया था, यानी ये concept को opposed वही करेगा जो possibilism concept है दोस्तों, इनको support करेगा इस concept को। तो यहाँ पर आपका वाइडल डे लेबलेस था, फेब्रे, रेकलास, ब्लाची, ठीक है, ये सब जो है आपका जियोग्राफर एसोसिएट था पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट से, ठीक है, इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हंटिंगटन एंड सैम्पल, यहाँ पर 1 डबल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पर ये दोनों स्कॉलर सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये नहीं होगा। बी देख लेते हैं, वाइडल डे लेबलेस एंड लुसियन फेब्रे, ये होगा, बी वाला होगा। हम्बोल्ट एंड रेडजल, ये भी नहीं होगा। बीटन एंड लुसियन फेब्रे एंड ब्लाची एंड रेकलेस, ओके। तो देखिए यहाँ पर बी एंड ई होगा आंसर। तो बी एंड ई कहाँ पर है, बी एंड ई इज़ द बेस्ट आंसर। देखिए यहाँ पर वाइडल डे लेबलेस एंड लुसियन फेब्रे, ब्लाची एंड रेकलेस, ठीक है, ये तीनों दोस्तों स्कॉलर्स एसोसिएटेड है, ठीक है, ब्लाचे दोनों जगह दिए गए हैं। तो यहाँ पर ब्लाचे, रेकलेस एंड आपका फेब्रे होगा जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, यानी अपोज किया था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, पेपर 1 का अगर करना चाहते हैं, ठीक है, पेपर 1 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक दे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जाते जाते। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस एनालिसिस, ठीक है, यूनिट वाइज, जो कि यूजीसी नेट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।